सर्वदासर्भवानां सामान्य विधि कारणम। चरक संहिता में ये बताया गया है कि समान गुणों से, यानी कि मतलब जैसे आपकी कफल प्रकृति है और आप कफ से संबंधित पदार्थों को ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो कफ की बढ़ोतरी होगी। तो कहते हैं कि सर्वदा सर्वभवानां सामान्य विधि कारणम, यह बताया गया है। तो प्रकृति के विरुद्ध जो आपकी प्रकृति है, जिस कारण से कोप उत्पन्न हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहा है, कफ है, तो कफ से संबंधित चीज़ों को उस समय मना किया जाता है। तो उसमें जो गर्म चीज़ें हैं, उष्ण चीज़ें हैं, उनके सेवन को बताया जाता है। तो कफ के शमन के लिए अब जब से चंद्रमा के कारण कफ हो सकता है, बृहस्पति के कारण कफ हो सकता है, शुक्र के कारण भी कफ हो सकता है, छठा स्थान रोग का स्थान, ये सब चीज़ें तो देखी जाती हैं, ये बात का विषय है। लेकिन जब आयुर्वेद के हिसाब से ज्योतिष को देखते हैं, ज्योतिष को आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं, तो कौन सा ग्रह किन कारणों से कौन से प्रकृति उत्पन्न कर रहा है और आपकी प्रकृति क्या है। तो देश काल मतलब उस समय का जो सीज़न है, उस समय की जो ऋतु है, ऋतुओं का ज्ञान बहुत होना जरूरी है, क्योंकि ग्रहों का संबंध ऋतुओं से साफ है। उष्णता का संबंध सूर्य से है, मंगल से है ना। हेमंत ऋतु का संबंध बृहस्पति से है। बुध का संबंध जो है शरद ऋतु का संबंध बुध से है। वसंत ऋतु का संबंध जो है शुक्र से है। सूर्य मंगल का तो ग्रीष्म ऋतु से संबंध है ही, सबको पता है। पहले अक्सर जो है लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं होती थी या समय भूल जाते थे, तो प्रश्न लग्न बना के देख लेते थे। जो ग्रह लग्न में आता था तो उस ऋतु में आपका जन्म बता दिया जाता था। लेकिन आजकल ये ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की डिटेल्स रखते हैं, कुंडलियाँ टाइम के साथ में, एग्जैक्ट टाइम के साथ में रखते हैं, तो ये समस्या नहीं रह गई है। और दूसरा प्रयोजन ये है कि दृष्टिकांड चार्ट होता है, दृष्टिकांड कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। एक किसी भी राशि के 3 विभाग किए जाते हैं, 3 बड़ा 10-10 डिग्री के 3 पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो जिस दृष्टिकांड में आपका जन्म हुआ, 0 से 10 डिग्री में हुआ तो पहला दृष्टिकांड है, 10 से 20 डिग्री में है तो दूसरा दृष्टिकांड का जन्म है, और 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो तीसरा दृष्टिकांड है। तो जिस दृष्टिकांड में आपका जन्म हुआ है, उस दृष्टिकांड के स्वामी के अनुसार उस ऋतु में आपका जन्म बता दिया जाता था। तो बात तो वही है कि अब आज के समय में नए बच्चे जो हो रहे हैं, इधर सब पेरेंट्स बहुत ही जो है इस मामले में एक्टिव हैं। सबके डिटेल्स सबको पता है, अपने चार्ट्स लोग कंप्यूटर पर निकाल लेते हैं, मोबाइल पे निकाल लेते हैं, तो इसकी कोई समस्या नहीं लगी। लेकिन पुराने लोग जिनकी उत्सुकता है, उनकी जन्म कुंडलियाँ नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये ऋतुओं का संबंध, कौन से ग्रह कौन से ऋतु का संबंध है और इनका किस रस से संबंध है। 6 तरह के जो रस आयुर्वेद में बताए गए हैं, मधु है, तिक्त है, अम्ल है, कषाय है। तो हर ग्रह का अपना अपना जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट हो रहा है। और आपको मेडिकली जो है देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस है, 3rd हाउस है, आपकी प्रकृति क्या है, कौन सा ग्रह आपके लिए जो है कष्टकारक बन रहा है। शुक्र जैसे खट्टी चीज़ों का बोध कराता है, खट्टी चीज़ों का प्रिय है शुक्र को खट्टी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सूर्य का कड़वा स्वाद है, लेकिन मंगल का कषाय स्वाद है। तो लवण जो है, हम नमकीन चीज़ें जो हैं चंद्रमा को पसंद हैं, तो चंद्रमा का स्वाद जो है नमकीन है। मंगल का तिक्त है, शनि का कषाय है, मंगल का तिक्त है। पहले हमने शायद गलत बोल दिया, तो उसको करेक्ट रखिएगा आप। कुंडली में दूसरा स्थान मुख का होता है, स्वाद का होता है। तो जो ग्रह मुख के स्थान पे या स्वाद के स्थान पे बैठते हैं, उस स्वाद से संबंधित टेस्ट व्यक्ति का ज़्यादा रुचिकर होता है, उसको वह चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इससे इसका भी ज्ञान होता है। लेकिन यही 6th हाउस में बैठे हैं तो वह उस तरह का रस जो है ज़्यादा इनटेक आप करेंगे,
तो वह बीमारी का कारण बन सकता है। तो उसका जो एंटीडोट है, उसको जिस चीज़ से रिपल किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उसके लिए कौन सी दूसरी औषधि है? जैसे जल को बढ़ाने वाली कोई चीज़ है, और तो जल को ख़त्म तो कोई गर्म चीज़ ही कर सकती है। तो उष्ण चीज़ लेना या कसाय से उसको रोकना है कि तिक्त से रोकना है सीज़न के हिसाब से, तो ये अच्छा आयुर्वेदाचार्य ही बता सकता है। सीज़न का ध्यान में रख के, आपकी प्रकृति का ध्यान में रख के कौन से द्रव्य, कौन सी फूड्स और कौन सी दवाइयाँ उसको देनी है, बतानी है। आप क्या खा सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, क्या सेवन करना, किस चीज़ का लेप लगाना है। तो वो आयुर्वेद का जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, उनको ज्ञान है शरीर की संरचनाओं का, सीजन्स का ज्ञान है। और थोड़ा सा ज्योतिष का अगर उनको एंगल कुछ पता है तो वो इन सबको मिला के अच्छा जो है वैध साबित होता है, जो मानव के लिए जो है, मनुष्य के लिए जो है श्रेष्ठकर होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स खाते हैं हम लोग, थोड़े दिनों में कफ जम जाता है, फिर अब उसको निकालने के लिए, ढीला करने के लिए हम तो भाप वगैरह लेते हैं और किसी कारण से उसको निकालते हैं। तो ये अच्छा आयुर्वेदाचार है या अच्छा मेडिकल का कोई भी प्रैक्टिशनर है, उसमें ये नहीं है कि केवल कोई होम्योपैथ जो है इस सिस्टम को नहीं अपना सकता है। मेडिकल तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स ज्ञान रख के, इसका ध्यान रख के आदमी इसको प्रैक्टिस करता है तो वो फलीभूत होता है, फ़ायदेमंद होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।